हेलो। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? परिवहन चैप्टर पार्ट 2। आप देख रहे हैं थंबनेल में ही लिखा हुआ है क्लास 10th बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक से है। चैप्टर नंबर 3 है जो भारतीय भवन चैप्टर यानी इसी तरह का बुक होगा। उसका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है परिवहन और पार्ट 2 है। इसका मतलब पार्ट 1 आपने पहले देखा होगा, अब पार्ट 2 हम लोग आज देखने वाले हैं। यानी परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन तंत्र क्या है और पौधों में परिवहन के लिए किस तरह की क्रियाएं होती है, इन सारे चीजों को हमने पार्ट 1 में क्लियर कर लिया था। क्लियर? तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो जंतुओं में परिवहन पढ़ेंगे कि जंतु में परिवहन किस तरह से होते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलेंगे हम अपने पाठ्य पुस्तक की तरफ। सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है भाई कि जंतुओं में परिवहन क्या है भाई। तो जंतुओं में परिवहन का मतलब हुआ किसी भी पदार्थ को शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थानों तक लाना या ले जाना, यही तो परिवहन कहलाता है। जैसा हमने परिवहन बताया था कि जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो उपयोगी चीज है आवश्यक अंगों तक उसे ले जाते हैं और कोशिका में जो विषाक्त चीज बनती है उसे उत्सर्जी अंगों तक वापस हम लोग ले आते हैं। तो ये लाना और ले जाना दोनों जो प्रक्रियाएं हो रही है ये कहलाती है परिवहन क्रिया। और इसके लिए जो तंत्र है ना, इसको कहते हैं हम लोग परिवहन तंत्र। तो परिवहन के लिए हमारे बॉडी में अगर देखा जाए तो उसके लिए कुल कितने हैं याद रखेंगे? 3 तरीके से होते हैं। एक रक्त या रुधिर द्वारा, दूसरा है हृदय द्वारा, तीसरा है रुधिर वाहिनी द्वारा। अब बारी बारी से हम लोग तीनों की चर्चा कर लेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग रक्त या रुधिर की बात करेंगे। ऐसा तो आप लोग क्लास 9th में भी इसके बारे में पढ़े होंगे कि रक्त या रुधिर जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त तरल संयोजी उत्तक है। अब क्यों तरल संयोजी उत्तक है भाई? देखिए नाम से ही पता चल रहा है संयोजी यानी संयोग करना। जब वो शरीर में वहन करती है तो चलते समय ना वह अनेक अंगों के साथ जुड़ते चलती है। जैसे अगर हृदय से रक्त निकली है तो पूरे अंगों को, शरीर के जितने अंग है ना, सारे अंगों को वो टच करते चलती है, यानी संयोग करते चलती है, मिलते चलती है। इसलिए इसका नाम रखा गया है संयोजी उत्तक। ठीक है? और यह एक प्रकार का तरल होता है क्योंकि ये पानी जैसा होता है। तरल संयोजी उत्तक है क्योंकि अपने प्रवाह के समय अनेक उत्तक से संयोग करते चलती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है संयोजी। इसका रंग हल्का पीला होता है। इसका रंग कैसा होता है मेरे भाई? हल्का पीला। अब देखिए सर, आप फगलाए गए हैं का जी? पूछ रहे हैं कि रक्त हल्का पीला होता है। हाँ सही आपने सुना, रक्त का रंग हल्का पीला होता है, लेकिन उसमें एक प्रोटीन रंजक, याद रखेंगे, प्रोटीन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। तो ऐसे सामान्यतः खून का रंग तो लाल ही दिखाई पड़ता है ना, लेकिन उसमें जो प्लाज्मा है उनका रंग पीला होता है। और वो कैसे होता है वो आगे चर्चा करेंगे हम लोग। चलते हैं। तो आप समझ गए रक्त सामान्यतः कैसा होता है? लाल। लेकिन इसमें किसके कारण? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण। आपसे एग्जाम में पूछता है कि रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई पड़ता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है? रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तो एक ऑब्जेक्टिव यहां से बनता है कि भाई रक्त लाल क्यों दिखाई देती है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। दूसरा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, यानी 7.4। 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय और 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षारीय। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए पीएस सोरेंस ने एक स्केल लिया, यहाँ 7 रखा, 7 से कम 6 वाली, 5 वाली, 4 वाली, ये सब क्या है? अम्लीय है, ये सब खट्टा है। और इधर बढ़ेगा 8, 9, 10, 11 तो क्या होगा? क्षारीय होगा। और पीएच मान 7.4 है, यानी रक्त का स्वाद क्षारीय होता है। ठीक है? कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछे भाई रक्त का पीएच मान कितना, तो 7.4, स्वाद कैसा होता है उसका? क्षारीय। ठीक है? कोई दिक्कत? तो यहां से 2 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया कि पहला, रक्त का रंग लाल किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। और इसका पीएच मान कितना? तो 7.4। कोई दिक्कत? चलिए
थोड़ा सा रक्त के बारे में पढ़ लिए। अब आगे बढ़ेंगे तो रक्त के दो प्रमुख घटक होते हैं। रक्त के कितने घटक हैं भाई? दो प्रमुख घटक हैं, और पहला घटक है जिसका नाम है प्लाज्मा। रक्त के पहला घटक कौन है मेरे भाई? प्लाज्मा। ये रक्त जितना है ना हमारे बॉडी में, तो उस बॉडी का याद रखेंगे जितना 55%। पहले तो समझिए रक्त कितना है। तो हमारे बॉडी में किसी एक स्वस्थ व्यक्ति जो वयस्क आदमी है, उनके शरीर में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। याद रखेंगे 5 से 6 लीटर, यानी बॉडी वेट जो होता है उसका 7% रक्त होता है। अगर मान लीजिए हमारे शरीर का वजन है, अभी हमारा बॉडी का वजन है 79 केजी। याद रखेंगे हमारे शरीर का वजन अभी कितना है? 79 केजी। तो इसका 7% निकाल देंगे। 7%, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 7 7 49, 6 49, 50, 5 55। यानी कि कहने का अर्थ है कि हमारे बॉडी में कितना है? 5.5 लीटर खून है। 5.5 लीटर खून है। समझ रहे हैं ना बात को? यानी 5 से 6 लीटर खून है एक स्वस्थ व्यक्ति का। इसी तरह से अगर महिलाओं की बात करेंगे तो उनमें रक्त कम होती है, पुरुष की अपेक्षा रक्त कम होती है। याद रखिएगा पुरुष में ज्यादा होता है और महिला में कम होता है। बॉडी वेट का कितना कितना होता है? 7%। किसी किसी में थोड़ा ज्यादा रक्त होता है, किसी किसी में कम होता है। ये शरीर स्वस्थ होने के आधार पर निर्भर करती है, शरीर के खान पान पर निर्भर करती है, कि आप किस तरह के भोज्य पदार्थ ले रहे हैं इस पर भी निर्भर करती है। ठीक है, चलिए तो आप पढ़ रहे थे, अगर आप स्वस्थ भोजन ले रहे हैं, शरीर आपका बिल्कुल स्वस्थ है, तो आपके शरीर में रक्त ज्यादा होगी, नहीं वजन ज्यादा होगा। अब हमारा शरीर, हमने एक बार की बात चर्चा किया था, आप लोगों को बताया था, जब हम एक जगह गए थे तो एक आदमी हमसे थोड़ा सा लंबा था, उसका वजन कम था। भाई उसके शरीर में रक्त कम होगा, क्योंकि वजन कम है तो रक्त कम होगा, है ना। चलिए तो आप लोग पढ़ रहे थे अभी तक कि हमारे बॉडी में कितना खून होता है स्वस्थ व्यक्ति में? कम से कम, याद रखिए पूछेगा आपसे परीक्षा में कि एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर। यानी बॉडी वेट का कितना? तो 7%। याद रखिएगा, कोई दिक्कत? अब इन रक्त में 55% अगर देखा जाए तो वो प्लाज्मा होता है। रक्त में कितना प्लाज्मा? तो 55%। प्लाज्मा क्या है? तो एक तरल पदार्थ है, पानी जैसा पदार्थ होता है, उसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मा। वो कितना है? 55। यानी पूरे रक्त को, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में अगर 5.5 लीटर है, तो 5.5 का 55 कर दीजिएगा, यानी 3 लीटर। 3 लीटर जो है ना वो प्लाज्मा है। रक्त में कितना है? 3 लीटर प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा का अगर ध्यान दीजिएगा तो इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। यानी प्लाज्मा के कारण ही खून का रंग पीला है। प्लाज्मा है पीला, अब प्लाज्मा से ही खून बना है, तो वो क्या हो गया हमारा? पीला है। लेकिन हीमोग्लोबिन होने के कारण उसका रंग आपको कैसा दिखाई पड़ता है? लाल दिखाई पड़ता है। चलिए अब इन प्लाज्मा का संगठन याद रखिएगा, उसमें 90% जल्य होता है। ये प्लाज्मा जो हमारे खून में है, तो प्लाज्मा का जो 55% है, तो उनमें 90% क्या है? जल है। 90% क्या भाई? जल। 7% क्या है? प्रोटीन। 0.9% क्या है? अकार्बनिक। 0.18 क्या है? ग्लूकोज। 0.5% क्या है? वसा। अब अगर थोड़ा मोड़ा छोटा परसेंट बच गया है, वो क्या है? हमारी कार्बनिक। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्लाज्मा के संगठन का वर्णन करिए, तो आप लिखेंगे प्लाज्मा तरल संयोजी पदार्थ है जो रक्त का 55% पाया जाता है। इसका रंग सामान्यतः पीला होता है। इनमें 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक, 0.18% ग्लूकोज, 5% वसा और शेष कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये था आपके किसके? प्लाज्मा का संगठन। ठीक है, इसका काम क्या है? कोई बात ना है, आगे चलेंगे। अब ठोस कण, हमने पढ़ा कि रक्त कितने भाग होते हैं? 2। एक होता है तरल और दूसरा होता है ठोस। तरल में हमने देखा प्लाज्मा और दूसरा देखेंगे हम लोग ठोस कण। ठोस कण में आता है 3 प्रकार के, एक होता है आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पोरेशन, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, सेल कहिए उसको, सेल, और तीसरा है रक्त पट्टिकाणु। ठीक है, आरबीसी यानी लाल रक्त कण, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कण और रक्त पट्टिकाणु। अब चलते हैं आरबीसी की कहानी पढ़ते हैं। देखिए आरबीसी की संरचना आपको इसी तरह से दिखाई पड़ती है, तस्त्री नुमा। ये क्लास 9th में भी हम लोग इसको क्लियर किए थे, है ना। तो देखिए ये ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन रंजक हीमोग्लोबिन पाई जाती है इसमें। देखिए आरबीसी में ही प्रोटीन वाहक जो है ना,
क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा दिखाई पड़ता है आपको? लाल। और इसमें केंद्रक नहीं होता है, याद रखिएगा, केंद्रक नहीं होता है। लेकिन किसी किसी जानवर के रक्त में जो आरबीसी है, यानी कि लाल रक्त सेल्स है, तो उनमें कण में केंद्रक पाया जाता है। जैसे मेढक के सेल में कण पाया जाता है, यानी केंद्रक। लेकिन हम लोगों के शरीर में, यानी मनुष्य के शरीर में जो आरबीसी है, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। आपसे पूछ सकता है कि किस रक्त कण में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, किस रक्त कण में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, तो क्या बताएंगे आप? आरबीसी। क्या बताएंगे? आरबीसी, यानी लाल रक्त कण। ठीक है, अंग्रेजी में रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब इसका काम क्या भाई? तो इसका काम है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। और इसकी उम्र कितनी होती है? तो 120 दिन, यानी कि 4 महीना। कोई दिक्कत? यानी हमारे बॉडी में अगर बना है तो कितने दिनों तक ये बना है? तो 4 महीना ये हमारे शरीर में रहेगा। धीरे धीरे यह खुद ब खुद मरना शुरू हो जाता है। इस सब के लिए विशेष डिटेल्स हम लोग क्लास 9th में क्लियर कर लिए थे। अगला हमारा है डब्ल्यूबीसी। क्या हमारा? डब्ल्यूबीसी। अब संरचना तो आप देख ही लिए हैं, इसका कैसा संरचना केंद्रक युक्त। चलते हैं डब्ल्यूसी बात। अब ये डब्ल्यूबीसी की संरचना आप यहां देख रहे हैं, यही डब्ल्यूबीसी आप देख रहे हैं ना, ये संरचना डब्ल्यूबीसी का। अब ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा होती है और डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत कम होती है। हमारे बॉडी की अगर बात करेंगे तो लाल रक्त कण बहुत ही ज्यादा है, उम्र भी इसका ज्यादा है, 120 दिन है। काम क्या करता है? तो बॉडी को ऊर्जा देता है। लेकिन ये जो डब्ल्यूबीसी ना, इसकी संख्या बहुत कम है, साथ ही साथ इसका उम्रो कम है, मात्र 2 से 3 दिन का होता है। ठीक है ना? और इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। आपसे पूछेगा कि भाई बताइए कि किस कण में केंद्रक पाए जाते हैं, रक्त कण में, तो बताएंगे आप डब्ल्यूबीसी। ठीक है, केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। रक्त पट्टिकाणु के बारे में नहीं पूछेगा, आपसे दुइये को चीज पूछेगा, या तो डब्ल्यूबीसी या। चलिए, अब इसका क्या काम है? तो रोग प्रतिरोधी क्षमता लाना। यानी जो हमारे शरीर में कोई भी तरह का कीटाणु विषाणु अगर पनप गया है तो उसको मारने में कौन मदद करता है हमको? डब्ल्यूबीसी। जिसके बॉडी में डब्ल्यूबीसी ज्यादा रहती है उसको बीमारी कम होती है, और जिनके शरीर में डब्ल्यूबीसी कम रहेगा उसको बीमारी ज्यादा होगा। क्लियर? तो आप पढ़ रहे थे कि डब्ल्यूबीसी के बारे में, यह अनियमित आकार के केंद्रक युक्त होती है। इसका रंग सामान्यतः उजला होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया श्वेत रक्त कण। और इसका उम्र बहुत ही कम होता है, 2 से 3 दिनों का होता है, और यह हमारे शरीर में रोग से बचाती है। चलिए, तो इतना आप पढ़ रहे थे। अभी आपने क्या पढ़ा कि जंतुओं में परिवहन। परिवहन के लिए आपने पढ़ा कि पहला विधि था रुधिर, यानी रक्त द्वारा। तो रक्त में आपने पढ़ा रक्त की संरचना, फिर आपने पढ़ा रक्त के कण में पहला प्लाज्मा, दूसरा ठोस कण जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। अब आगे चलेंगे। अरे यार, ये मक्खी तंग करता है बहुत। चलते हैं, तो हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये रक्त पट्टिकाणु है, इसे हम लोग बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइटस भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसका क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइटस। यानी रक्त पट्टिकाणु को लोग क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटस। इसका क्या काम है? तो जब हमारे बॉडी में कोई अंग कटफट जाए और रक्त अनावश्यक बहने लगती है तो उसको जमा करके, थक्का करके रक्त बहने में मदद, मतलब रोकती है। लेकिन हाँ, कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। ये कब होता है? कि अगर किसी बॉडी में अगर रक्त पट्टिकाणु ज्यादा हो गया तो उनको हार्ट की बीमारी होने की अधिक संभावना होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप भोजन जो करें तो सब रंग का करिए। अब एक के रंग का भोजन आप लगातार करते जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि प्लेटलेट्स बढ़ जाए आपकी बॉडी में। कोई चीज ज्यादा बढ़ गया नहीं, अब एक ही चीज करिएगा तो ज्यादा बढ़ जाएगा। अब बढ़ेगा तो हो सकता है कि आपके शरीर में रक्त थक्का होना लगे शरीर के अंदर में, तो आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है। क्योंकि मान लीजिए अगर हृदय में रक्त जम गया तो समझिए जाकर के आपको हार्ट की बीमारी हो गई। कभियो एक बार मारेगा झटका कस के, राम नाम सत्य है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, इसका भी दवा हमने आपके लिए खोज रखा है। बस आप गांव देहात में सुनते होंगे तीसी, तीसी सुनते होंगे। तीसी को कूट के, मैंने उबाल कर, उसको क्या कहते हैं, भून के, और उसको कूट के नमक मिर्चाई जो भी होता है डाल के उसको खाइए, या उसको पीस करके पीजिए। ठीक है ना, उबाल करके, बिल्कुल सही रहेगा। तीसी खाने से खून पतला हो जाता है, हार्ट की बीमारी नहीं होती है। ठीक है, दैट्स ऑल। ये हमने अनुभव नहीं किया है, हमारी मेडिसिन बता रही है। ठीक है, चलते हैं आगे।
तो हम लोग पढ़ रहे थे रक्त के बारे में। अब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हमने रक्त के बारे में समझा। क्या समझा रक्त के बारे में? कि रक्त का क्या काम भाई? तो रक्त का काम है, रक्त का क्या काम है? तो हमारे बॉडी में टेम्परेचर बनाए रखना, जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। शरीर में तापमान को बनाए रखना। फिर हमने जो भोजन किया, पचे हुए भोज्य पदार्थों को विभिन्न अंगों तक लाना, ऊर्जा प्रदान करना, बीमारी से बचाना, है ना, ये सारे हमारे रक्त के काम हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अब दूसरा आपने पढ़ा कि हमारे शरीर में परिवहन के लिए हृदय है। ये हृदय की थोड़ी सी कहानी, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हैं दिल। यही दिल है आपका, देख लीजिए। चलिए, बहुत सुंदर है दिल। ये चित्र बना लीजिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि भाई दिल के बारे में। ये कौन कर दिया बदमाशी भाई? चलिए देखिए, ये हृदय देख रहे हैं ना, इसी के बारे में पढ़ना है। हम लोग अपनी भाषा में दिल के बारे में पढ़ते हैं कि ये वाला दिल। ये दिल नहीं है, ये हम लोग बोलचाल की भाषा वाला दिल है, ठीक है ना? या एक दूसरे को आदान प्रदान शब्दों में करने के लिए दिल है। दिल कौन है? ये है। देखने से आपको उस तरह का नहीं लगता। इसका संरचना अगर गौर करके देखिएगा तो ये त्रिकोण आकार का होता है। कैसा होता है भाई? त्रिकोण आकार का। ये 3 कोना का होता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी। अब इसको देखिएगा तो ऊपर का भाग ना चौड़ा है और नीचे का भाग जो है संकरा है, ठीक है। तो ये जो है नीचे वाला जो है ना अंदर की ओर धंसा रहता है, और चौड़ा भाग ना बाहर की ओर धंसा हुआ है। जैसे समझिए हम खड़े हैं, तो हमारे शरीर में जो हृदय है, हार्ट है, ये चौड़ा वाला भाग ऊपर में है और ये बाहर की ओर ऐसे करके झुका हुआ है, ऐसे। और जो संकरा भाग है ना पीछे की ओर है, ऐसे उल्टा लगता है कि उलट रहा है, वैसे है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो हृदय ऐसे है, तो जो पतला भाग है संकरा वो पीछे की ओर धसल है, और जो चौड़ा भाग है वो आगे की ओर लटका हुआ, ऐसे उल्टा, ऐसे सीधा नहीं है, वो ऐसे झुका हुआ है। कोई दिक्कत? चलिए, और इतना ही नहीं, वो बाई की ओर देखिए पसलियों के बीच स्थित है, केंद्रीय पंप अंग है, वक्षगुहा में मांसल। चलिए, अब ये आगे थोड़ा सा होगा, इसका आगे बताएं आपको। देखिए, इसका आकार तिकोना होता है, इसका चौड़ा भाग आगे की ओर, संकरा पीछे की ओर, अब बाई ओर झुका हुआ है। बाई ओर का मतलब जैसे ही हम है तो बाई ओर ये हो गया, तो इधर झुका हुआ है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे करके झुका हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत? फिर समझते हैं। लिखेंगे, आपसे पूछेगा पहले हृदय के बारे में, तो लिखेंगे मानव शरीर में हृदय कोमल मांसल संरचना है, जो देखने से शंख के आकार का लगता है। देखने से कैसा लगेगा आपको? शंख के आकार का, यानी तिकोना होता है। जो ऊपर का भाग चौड़ा है, जो आगे की ओर झुका हुआ है, नीचे का ओर संकरा है जो पीछे की ओर, और हमारी वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है और बाईं ओर झुका होता है, ठीक है। ये तो हृदय कहाँ है वो बता दिए, पूरा एड्रेस दे दिए हैं। अगर आपको ढूंढना होगा, वक्ष गुहा पर जाइए, थोड़ा सा चीरा लगाइए, इसके बाद हटाइए, तो आपको दिखाई पड़ेगी वही है हृदय, ठीक है। चलिए, अब खोलना नहीं है, क्योंकि हम लोगों से वो जब वो खुल जाएगा तो फिर उसको समेट कर रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उसको खोलना नहीं है। चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, सुनिएगा। अब हृदय की बात अगर किए हैं आप, तो हृदय में देखिए, यह एक पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। जो आपने अभी हृदय देखा है वह दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। कौन दोहरी झिल्ली से? तो पेरिटोनियम की झिल्ली से घिरा होता है। और ये हृदय आवरण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उसका हृदय आवरण, यानी उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और क्योंकि दोहरी झिल्ली है, तो दोहरी झिल्ली के बीच में ध्यान देंगे, दोहरी झिल्ली के बीच में कुछ खाली जगह है, उसको कहते हैं हम लोग पेरिकॉर्डियल गुहा। क्या कहते हैं हम लोग? पेरिकॉर्डियल गुहा। एकरे बीच में एक द्रव होता है, इसको कहते हैं हम लोग पेरिकॉर्डियल द्रव। उसको क्या कहते हैं हम लोग? अब जैसे देखिए, आप पीछे थोड़ा सा आ जाइए हृदय की तरफ। अब देख रहे हैं, ये जो देख रहा है ना, ये दोहरी झिल्ली आपको दिखाई पड़ रही है, वो ब्लैक 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 वाली दिखाई पड़ रही है, और फिर उसके अंदर में वो ब्लैक 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 दिखाई पड़ रही है, देख रहे हैं ना, ये दोहरी झिल्ली है। ये क्या है? पेरिकॉर्डियल है। और इसके बीच में जो द्रव है ना, इसी को कहते हैं पेरिकॉर्डियल द्रव। और जगह खाली हुआ तो उसको कहते हैं हम लोग पेडियल गुहा, है ना। और ये हृदय आवरण है, यानी इसकी हृदय की क्या करती है? बचाती है।
इतना तो समझ गए। अब ये अंदर की बात अब चलेंगे। प्रत्येक मनुष्य में, यानी कि जो मैमेलिया वर्ग के जंतु हैं, किसी में, किसी के व्यक्ति नहीं, किसी जंतु में इक्के गो रहता है हृदय, और उसमें इक्के गो घर रहता है, और किसी जंतु में 2 घर रहते हैं। लेकिन जितने मैमेलिया हैं, यानी मनुष्य हैं, गाय हैं, है ना, जो जंतु जन्म देते हैं बच्चे को, दूध पिलाते हैं, ऐसे जंतुओं के शरीर में हृदय जो है वह 4 घर वाले होते हैं। यानी हमारा हृदय में कितने घर है भाई? 4 घर है, ठीक है। और ये घर जो है, यानी आप पीछे आ जाएंगे थोड़ा सा हृदय की संरचना पर ही, तो आप देखेंगे ना, तो ये विभाजिका द्वारा अलग होती है। ये जो देख रहा है ये विभाजिका द्वारा, इसको क्या कह सकते हैं आप? विभाजिका। इसके द्वारा ये अलग होती है। कोई दिक्कत? यानी हमारे हृदय में 2 भाग कर दीजिए, एक बायां भाग और एक दायां भाग। क्या करते हैं उसको हम लोग? बायां भाग और एक दायां भाग, ठीक है, 2 भाग। अब दोनों में 2 घर मिलेगा। एक देखिए दायां आलिंद, दायां नीलय, बायां आलिंद, बायां नीलय। कोई दिक्कत? तो कुल कितने बेसम हृदय में? 4। पहला तो हृदय की संरचना समझिए। तो हृदय तो बाहरी घेरा समझ गए। अब हृदय के 2 भाग, एक बायां भाग, एक दायां भाग, ठीक है। ये दोनों अलग होता है किसके द्वारा? तब विभाजिका द्वारा। किसके द्वारा? विभाजिका द्वारा। कोई दिक्कत? अब जब अलग हुआ विभाजिका द्वारा, तो इसके बाएं भाग में 2 बेसम और दाएं भाग में 2 बेसम। बायां भाग में बायां आलिंद, बायां नीलय, और दाएं भाग में दायां आलिंद, दायां नीलय। कोई दिक्कत हो गया? चलिए इतना तो समझ गए। इधर है दायां, दायां आलिंद, दायां नीलय, बायां आलिंद, बायां नीलय, 4 बेसम। अब देखिए ये आलिंद और नीलय ज्यादा देख रहे हैं जैसे आप देखिए ये दायां भाग है, ये बायां भाग है, सॉरी ये दायां भाग है, और इधर आलिंद है, इधर नीले है। तो ये दोनों के बीच में एक कपाट रहती है, इसको कहते हैं हम लोग त्रिदली कपाट। दायां भाग में रहेगा कौन? त्रिदली। अब बायां भाग में रहता है उसको कहते हैं द्विदली। याद रखिएगा, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आलिंद और नीले के बीच में एक कपाट होती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो बायां भाग में रहेगा तो द्विदली, और दायां भाग में रहता है तो उसका क्या नाम है? त्रिदली कपाट। कोई दिक्कत? आलिंद नीलय छिद्र पर एक कपाट होती है, और कपाट को कहते हैं हम लोग बाएं भाग वाला में द्विदली और दाएं भाग वाला में त्रिदली। अब कहेगा सर जी नहीं समझे, एक काम क्या है सो समझो। कभी मछली वाला अरसी देखा है? अरसी, अरसी जिसमें मछली पकड़ाता है, देखिए बंसी नहीं, अरसी। तो अरसी में देखिए तार का रहता थी, वो बांस का बनाता है, और कांप का रहता है ऐसे बनेले, ठीक है। मछली इधर से मतलब गई है ऐसे, तो ये मछली ऐसे जब जाएगी ना, तो ये ऐसे करके खुलते जाएगा, वो मछली अंदर घुसते जाएगी, घुसते जाएगी, ऐसे रहेगा। ऐसे घुस गई, ऐसे आ गया, फिर वो मछली घुस गई, फिर ऐसे आ गया, फिर मछली घुस गई, ऐसे आ गया। अब उधर से उसको आना है तो ये अब आएगी नहीं, क्योंकि अब ऐसे हटवे नहीं करेगी वो। समझ रहे बात को? तो यही कपाट का वही काम है, ये कपाट का वही काम है कि अगर आलिंद से रक्त नीले में आ गया तो नीले से लौट के आलिंद में नहीं जाएगा। ये कपाट है, कहता है कि तुम आ गया है तो तुमको अब हम जाने नहीं देंगे। एक के बाद आ गया तो आ गया, बात खत्म, ठीक है ना। वो आगे हम लोग देखेंगे कैसे होता है, लेकिन फिलहाल समझिए कि बाएं आलिंद नीलय छिद्र पर कपाट होती है, उसको कहते हैं द्विदली। दाएं आलिंद नीलय छिद्र पर कपाट होती है, उसको कहते हैं त्रिदली, ठीक है। इसके अलावे हृदय में जो आगे की संरचना है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा है। इसके अलावे ये जो ऊपर का भाग देख रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग महाधमनी और महासिरा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? महाधमनी और महासिरा। इतना लिख देंगे तो आपकी हृदय की संरचना हो जाएगी। चलिए फिर से एक बार हृदय की संरचना, परीक्षा में पूछेगा हृदय की संरचना का वर्णन करें, तो लिखिएगा मानव हृदय कोमल मांसल गुद्देदार संरचना है। यह त्रिकोण के आकार की होती है, जिसकी चौड़ी भाग ऊपर आगे की ओर झुकी होती है, नीचे का भाग संकीर्ण जो पीछे की ओर झुकी होती है। यह वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच बाईं ओर झुकी होती है। हृदय दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, जिसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं नाम उसका? क्या नाम था उसका? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, और इसे कहते हैं हृदय आवरण। इसको क्या कहते हैं हम लोग? हृदय आवरण। और दोनों झिल्ली के बीच जो खाली जगह होती है,
इसको कहते हैं पेरिकॉर्डियल गुहा। उसके बीच में जो द्रव होता है उसको कहते हैं पेरिकॉर्डियल द्रव। द्रव होता है द्रव, और गुहा है तो उसको कहते हैं हम लोग पेरिकॉर्डियल गुहा। अब लिखेंगे मानव हृदय के दो भाग होते हैं, बायां भाग दायां भाग। दोनों भाग को अलग करने वाली परत को कहते हैं विभाजिका। दोनों भाग को अलग करते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग? विभाजिका। बाएं भाग में एक आलिंद एक नीलय होता है, यानी कि बायां आलिंद बायां नीलय, दोनों के बीच में एक कपाट होती है, उसे द्विदली कपाट कहते हैं। दाएं भाग में एक आलिंद और एक नीलय होती है, दायां आलिंद दायां नीलय, उसके बीच में जो कपाट होती है उसको कहते हैं हम लोग त्रिदली कपाट। इसके अलावे महाधमनी और महाशिरा होती है, साथ ही साथ फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा होती है, जो हृदय संरचना को पूरा करती है। इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका हृदय की संरचना पूरी हो जाएगी। अब चलेंगे अभी काम करता कैसे है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अब दिल में कहां से कैसे आता है समझिएगा कहानी। जैसे देखिए हमारे बॉडी में ना, अगर गौर करके देखिएगा तो हृदय का काम है केवल रक्त को शुद्ध करना नहीं, रक्त को पंप करना। पूरे बॉडी में रक्त को जो ले जाता है ना वो हृदय ही ले जाता है, ठीक है। वो शुद्ध करता कौन है? तो फेफड़ा करता है। कैसे समझिएगा, जैसे हमारे बॉडी में पहले समझते हैं इधर से, ये जो बायां भाग देख रहे हैं ना, बायां भाग, इधर से रक्त निकला, कहां से आया? तो उधर से धमनी से फेफड़ा से होकर के आया। अभी पूरा रक्त, पूरे बॉडी का रक्त जो है, अभी उसको छोड़ दीजिए, वो रक्त गया है कहां? भी फेफड़ा में। फेफड़ा में इधर से हम नाक से क्या दिए उसको? ऑक्सीजन। इधर बॉडी से आया कौन? उसको रक्त। तो रक्त इधर ऑक्सीजन, दोनों क्या कर लिया? मिल गया। रक्त इधर से आया फेफड़ा में, ऊपर से हम लोग क्या दिए उसको? नाक द्वारा ऑक्सीजन। तब फेफड़ा में ऑक्सीजन और रक्त मिल गया और हो गया ऑक्सीजनित रक्त। क्या बन गया वो? जो हम लोग पीछे पढ़े थे श्वसन वाला में, नहीं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, नहीं बनाया, तो ठीक वही ऑक्सी वाला रक्त बन गया, यानी उसको ऊर्जा मिल गया। ऑक्सीजन मिलते ही क्या मिल गया उसको? ऊर्जा। और ऊर्जा वाला रक्त का रास्ता कहां से है? तो धमनी से। धमनी से चल गया वो बायां आलिंद में, ठीक है। अब बायां आलिंद में जब आ रहा था तो वो टपक टपक के गया कहां? नीले। नीले में गया, और नीले से होकर वो फुफ्फुस शिरा द्वारा, समझिए ऐसे, पहले आया धमनी में, सुनिएगा गौर से, पहले आया धमनी में, और धमनी से आया कहां? आलिंद में। आलिंद से कहां गया? नीले में। और नीले से गया कहां? फुफ्फुस शिरा में। ये फुफ्फुस शिरा जो है वो ऑक्सीजनित रक्त का वहन करती है, मैंने उसको ऑक्सीजन मिलल है, अब उसको पूरे बॉडी में भेज दिया। तो आप जो देख रहे हैं ये पतला पतला लाल लाल जो दिखाई पड़ रही है ना, तो है ना, लाल अंदर में होगा। ये जो देख रहे हैं इस मोटका वाला जो देख रहे हैं सिरा है, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अभी ये जो देख रहे हैं इसको कहिए आप फुफ्फुस शिरा या धमनी, ठीक है। अब यहां से रक्त पूरे बॉडी में गया, अब यहां से रक्त पूरा बॉडी में गया, सब कोशिका में पहुंच गया, पूरा कोशिका में जाके पहुंचा दिया। क्लियर? तो जैसे कोशिका में पहुंचा तो कोशिका ऑक्सीजन को क्या कर लिया? खींच लिया। ऑक्सीजन खींच लिया तो रक्त से ऑक्सीजन क्या हो गया? अब खत्म। तो वो हो गया बी ऑक्सीजनित। अभी था ऑक्सीजनित, अभी क्या था वो? लेकिन कोशिका में जैसे पहुंचा तो ऑक्सीजन क्या कर लिया? वो माइटोकॉन्ड्रिया खींच लिया, कहा कि अब ऑक्सीजन हमको दे दो। तो वहां से रक्त क्या हो गया? बी ऑक्सीजनित। क्या हो गया? यानी इसको कहिए मरल खून, उसको समझिए, क्या समझिए आप? मरल खून। अब वो ठीक से, अब वो जो है क्या हुआ? अब वापस आ जाएगा इस सिरा द्वारा, ये जो मोटका मोटका दिख रहा है ना, इस सिरा द्वारा वो आ गया कहां? वापस फिर से आलिंद में, ठीक है ना, दाया आलिंद में। और दाया आलिंद से गया कहां? दाया नीले में। और दाया नीले क्या किया? इसको भेज दिया कहां? उसको महाशिरा में। किस में भेज दिया? महाशिरा में। और महाशिरा से कह दिया कि चल जाओ तुम फेफड़ा में। पूरा समझ रहे हैं क्रिया विधि? फिर समझिएगा एक राउंड और। हृदय क्या क्रिया विधि आपसे पूछेगा कि हृदय कैसे काम करता है, तो लिखिएगा कि विभिन्न अंगों से रक्त फेफड़ा में पहुंचती है, और वायुमंडल से नाक द्वारा ऑक्सीजन फेफड़ा में आती है। रक्त और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके ऑक्सीजनित रक्त बनाती है,
और वह आती है धमनी में। धमनी से उतरती है बायां आलिंद में, बायां आलिंद से उतरती है नीले में, नीले से फुफ्फुस सिरा द्वारा, फुफ्फुस सिरा द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। जैसे ही रक्त विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचती है, माइटोकॉन्ड्रिया वहां ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है और उसे बना देती है बी ऑक्सीजनित रक्त। क्या बना देती है? अब यह बी ऑक्सीजनित रक्त सिरा द्वारा, वहां धमनी था, सिरा द्वारा हमारे बॉडी के अंदर पुनः वापस भेज देती है दायां आलिंद में, दायां आलिंद भेजती है उसको नीले में, और नीले फिर पंप कर देता है उसको सिरा में, सिरा भेज देती है कहां? उसको फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए। इस तरह से लगातार हमारे शरीर में तो ये हृदय जो है ना वो चलते रहती है लगातार। अब कैसे कैसे चलती है उसको आगे देखेंगे। तो देख लीजिए क्रिया विधि। अब देखिए हमारे हृदय में काम कैसे होता है। चलिए इसको काम देखिए क्या होता है। हृदय में लगातार संकुंचन और शीतलन चलती रहती है। देखिए लगातार जो है ना हमारे हृदय में संकुंचन और शीतलन चलती रहती है। हृदय बेस्मों का संकुंचन सिस्टोल और शीतलन डायस्टोल कहलाता है। याद रखिएगा, आपसे परीक्षा में पूछेगा कि शीतलन को क्या कहते हैं? तो सिस्टोल, सॉरी, संकुंचन को क्या कहते हैं? सिस्टोल, और शीतलन को क्या कहते हैं? और ये दोनों क्रियाएं ये लगातार चलती रहती। क्या ध्यान है? ये दोनों क्रियाएं लगातार चलती रहती है, लेकिन एक साथ नहीं होता है। समझिएगा यहां क्या करता है, जब दोनों आलिंद जिस समय संकुचित होता है उस समय दोनों नीले संकुचन होता है। यह शीतलन और संकुंचन मिलकर हृदय धड़कन का निर्माण करती है। माने एगो अगर संकुंचन करता है तो एगो शीतलन करता है, और एगो शीतलन करता है तो एक संकुंचन। अब कहेंगे सर हम नहीं समझे संकुंचन और शीतलन। तो ऐसे समझिए कि घर था 4 गो, तो 2 गो आलिंद अगर फैला है तो नीले सिकुड़ेगा, और नीले अगर फैलेगा तो आलिंद सिकुड़ेगा। तो हम फैले सिकुड़े ना बोलेंगे, संकुंचन और शीतलन, या सिस्टोल या डायस्टोल बोलेंगे। ठीक है, अब समझिए कैसे होता है। जैसे अब देखिए यहां से रक्त निकला आलिंद से नीले में, तो देखिए अब रक्त ऊपर से तो आ रहा था नहीं, तो रक्त यहां से भरेगा, तो भरेगा तो क्या होगा? फैलेगा। ये आलिंद हमारा क्या होगा? फैलेगा। यानी इसको कहते हैं हम लोग शिथिलन। क्या कहेंगे हम लोग? शिथिलन। तो यहां से रक्त जाएगा कहां? नीले में। जैसे नीले में जाएगी तो लब से आवाज करेगा, लब लब, क्योंकि उमरा में तो भरल है पहले से, रक्त खाली नहीं रहता है। वो नीला जो है ना वो पहले से भरा हुआ है, और में ठोपे ठोपे चूड़ा टप 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 ऐसे चूड़ा है, तो उसका आवाज आता है लब लब लब। ठीक है, अब देखिए इधर से दाया वाला में जाएगा तो उधर अब करेगा आवाज डप 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 डप, तो लब डप लब डप। यही हृदय धड़कन है। ठीक है, सही बता रहे हैं। अगर आपके पास अगर आला होगा ना, डॉक्टरी आला, तो उसको आप देखिएगा तो आवाजबा वही सुनाई पड़ती है। उसको गौर से ध्यान से सुनिएगा तब, ठीक है ना, लबडप लबडप। लेकिन सबको सुनाई नहीं पड़ता है। आप लोग पहली बार लगाइएगा ना तो पूरा हॉर्न जैसी बजेगा, घन 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 आवाज करेगा। नहीं, वो लगाते लगाते अभ्यास हो जाता है। चलिए आई किताब की ओर। तो हृदय धड़कन समझ गए कि सिस्टोल और डायस्टोल यानी शीतलन और संकुंचन मिलकर हृदय धड़कन का निर्माण करती है। तो हृदय धड़कन समझ गए। चलिए तो क्रियाविधि समझ गए, संरचना समझ गए, तो हृदय का काम खत्म। हृदय का इतने ही काम है, समझ रहे ना। हृदय का काम है केवल रक्त को विभिन्न भागों में भेजना। अब चलेंगे अब रक्त वाहिनी। आप जो देख रहे हैं ना ये सब नस उस, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हमारा काम थोड़ा थोड़ा खत्म होने पर चला जाएगा। तो रक्त वाहिनियां भी हमारे शरीर में 3 प्रकार की है। एक है धमनी, एक है सिरिकाएं, और एक है सिरा, है ना। कौन कौन है? धमनी, सिरिकाएं, सिरा। चलिए तो थोड़ा सा धमनी के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। ये धमनी कौन है? तो धमन वाली को कहते हैं हम लोग धमनी। ठीक है, अब भाई कौन है धमन वाली अब जानिए आप लोग। चलिए आए किताब की ओर। यह शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। देखिए एक बच्चे कह रहे हैं कि हमारी मम्मी धमौन की है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए यह रक्त प्रवाह करती है कि धमनी जो है ना, याद रखिएगा पूछेगा आपसे, शुद्ध रक्त का प्रवाह कौन करती है? धमनी। लेकिन
कभी कभी पूछता है कि शुद्ध रक्त का प्रवाह कौन करती है, तब फुफ्फुस सिरा रखिएगा याद, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस। हाँ, कोई बच्चा फुसफुस पढ़ देता है उसको, ना उसको बोलेंगे क्या, फुफ्फुस। ठीक है, देखिए सभी भागों में ले जाती है, धमनी क्या करती है, रक्त को सभी भागों में ले जाती है। फुफ्फुस जो है, जा ये गलती लिखा गया है ऐसे होगा, फुफ्फुस। चलिए जो भी है, अब हंसिए नहीं। बी ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह करते, याद रखेंगे, फुफ्फुस धमनी, याद रखिएगा, फुफ्फुस धमनी, बी ऑक्सीजनित। समझिए, धमनी शुद्ध रक्त, सिरा अशुद्ध रक्त। अगर फुफ्फुस धमनी कह दिया तो अशुद्ध रक्त, और फुफ्फुस सिरा कह दिया तो अशुद्ध रक्त। उल्टा है, याद रखेंगे, सीधे धमनी तो शुद्ध, और सीधे सिरा तो अशुद्ध। लेकिन अगर फुफ्फुस लग गया तो उल्टा कर दीजिएगा, फुफ्फुस धमनी तो अशुद्ध, और फुफ्फुस सिरा तो शुद्ध। ठीक है ना। चलिए, इसकी दीवारें मोटी होती है, याद रखेंगे, धमनी की दीवारें क्या होती है, मोटी, तब ना प्रेशर को सहती है। प्रेशर अगर उसकी दीवार मोटी ना रहे तो प्रेशर को सह नहीं पाएगी। ठीक है, तो वो प्रेशर को सहती है और धीरे से देती है, किसको, नीले को, है ना। यानी हृदय को समझिए, वो जो हमारा क्या है, वो आलिंद, आलिंद जो है यानी धमनी जो है वो नर है, पुरुष है, बलवान है, वो जो है, जो सिरा है वो कमजोर है। चलिए देखिए, लड़कियां लोग करे हुरिया है, अरे भाई लड़का मजबूत होता है, ऐसा बात ना है भाई। चलिए, अब चलते हैं केशिकाएं, ध्यान देंगे, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, केशिकाएं। यह एक महीन रक्त नलिका होती, सुनिएगा ध्यान से, यह एक महीन रक्त नलिका होती है, एपिथेलियमी उत्तक से सटी होती है, यानी चमड़े से सट्टा रहता है। ये जो है ना, ये पूरा चमड़ा से सट्टा रहता है, ज्यादा अंदर नहीं रहता है। ठीक है, यह पारगम्य होती है, पारगम्य का मतलब ऑक्सीजन, जल इत्यादि रक्त से बाहर लाना ले जाने का काम ये करते रहती है, यानी ये पारगम्य होती है। और अनेक सिरिकाएं मिलकर के सिरा का निर्माण करती है, अनेक पतला पतला नस मिलकर मोटका नस का निर्माण कर देती है। ठीक है ना, इसको कहते हैं हम लोग सिरा। समझ में आई बात है। तब पहला पढ़े रक्त वाहिनी में कौन, तो धमनी, दूसरा पढ़ा अपने सिरिकाएं, और तीसरा पढ़ा अपने सिरा। सिरा अशुद्ध रक्त का वहन करती है, जबकि फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, यानी ऑक्सीजनित रक्त। शुद्ध का मतलब ऑक्सीजनित, अशुद्ध का मतलब बी ऑक्सीजनित। ठीक है, और इसकी दीवारें पतली होती है। अब इतना तो क्लियर हो गया। तो अब आपको दो गो बात समझ में आया होगा कि एगो धमनी एगो सिरा, धमनी और सिरा। तो धमनी और सिरा में अंतर पूछता है, तो धमनी शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, सिरा अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। धमनी की दीवारें मोटी होती है, सिरा की दीवारें, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे चलेंगे। अब एगो लसिका थोड़ा सा बच गया है, अब रक्तचाप पढ़ के बात खत्म कर देंगे। अब लसिका क्या है भाई, समझिए, देखो गौर करो कि हमारे बॉडी में रक्त का प्रवाह हो रहा था, नहीं तो जा रहा था रक्त, लेकिन इस रक्त में ना आरबीसी भी था, डब्ल्यूबीसी भी था, प्लाज्मा था, सब कुछ था। इसमें से क्या किया, ये केशिकाओं से प्रवाहित होते समय ये रक्त प्लाज्मा इस हमारी नस से ना थोड़ा सा बाहर निकल गया, नस से थोड़ा थोड़ा बाहर निकल जाता है, पसीज के, तनका हल्का हल्का, ओकरे साथ निकलते निकलते ना डब्ल्यूबीसी भी ओकरा साथ निकल जाता है बाहर। आरबीसी नहीं निकलता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमारी जो सिराएं हैं, हमारी जो केशिकाएं हैं, इससे जब बाहर निकलती है कौन, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी, तब बनाती है लसिका। क्या बनाती है, रक्त से बाहर निकलने के बाद क्या बनाती है, लसिका। अब देखिए ये लसिका ना हमारे शरीर में बहुत जरूरी है, यानी पूरे शरीर में इम्यूनिटी लाती है, रोग प्रतिरोधी क्षमता लाती है। समझे, किसका, स्वाभाविक सी बात है, डब्ल्यूबीसी का बना हुआ है, और डब्ल्यूबीसी का क्या काम है भाई, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाना, और लसिका उसी का बना हुआ है, तो वही ना करेगा जी। दूध में प्रोटीन पाया जाता है, अब दूध से मिठाई बनाइए, पेड़ा बनाइए, दही बनाइए, खीर बनाइए, और सकरौरियो बनाइए भोज वाला, हाँ क्या, सब तो भाई प्रोटीने वाला ना है जी, सब में तो प्रोटीन मिलेगा आपको क्या। चलिए, तो सेम कहानी लसिका, क्या समझ गए कि रक्त हमारे शरीर में जब प्रवाह करती है तो प्लाज्मा के साथ साथ श्वेत रक्त कण हमारे केशिकाएं से बाहर निकल जाती है, और वह बनाती है लसिका। इसका रंग सामान्यतः हल्का पीला गाढ़ा चिपचिपा होता है, या हल्का पीला गाढ़ा
चिपचिपा होता है। कोई दिक्कत? चलिए तो आगे चलते हैं थोड़ा सा हम। चलिए तो आप लोग लसिका तक देख रहे थे, सुनिएगा। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग रक्तचाप। क्या पढ़ना में भाई? रक्तचाप क्या है? तो अभी अभी आपने देखा कि हमारा जो रक्त है ना वो कहां से निकली? धमनी से निकली और सिरा में गई, नहीं गई? हृदय लगातार रक्त का प्रवाह करती रहती है, जिसमें धमनी में रक्त का प्रवाह ज्यादा होता है और सिरा में दबाव कम होता है। यानी वहां दबाव ज्यादा आता है कहां? धमनी में, और सिरा में कम। महाधमनी एवं उसकी मुख्य शाखाओं में रक्त का प्रवाह रक्तचाप कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर आप महाधमनी की बात करिए या महाशिरा की बात करिए तो वहां पर जो रक्त का दबाव है ना उसी को कहते हैं हम लोग रक्तचाप। समझिएगा गौर से। रक्तचाप नीले के संकुंचन में सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। देखिए ये जो रक्तचाप है ना, यानी नीले में जब संकुंचन होता है तो नीले से रक्त निकला और कहां गया? आलिंद में गया, तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सिस्टोलिक प्रेशर। तो ये क्या कहलाती है? 120 mm होता है। उसका माप कितना होता है? 120। लेकिन वही नीले से शिथिलन जब होता है तो उसको कहते हैं डायस्टोलिक। नीले में संकुंचन तो सिस्टोलिक प्रेशर, और नीले में शिथिलन तो क्या कहलाता है? डायस्टोलिक प्रेशर। इसका माप कितना होता है? 80 mm। फिर समझिए, नीले में सिस्टोलिक प्रेशर तक कितना? और नीले में शिथिलन तक डायस्टोलिक प्रेशर कितना? अर्थात एक रक्तचाप मनुष्य की अगर बात करें तो 120 mm बट्टा 80 mm या HG भी कहते हैं उसको, ठीक है? उसको HGB में मापा जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो रक्तचाप कितना होता है मेरा? 120 बट्टा 80, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति का, ठीक है? एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय चाप कितना, रक्तचाप कितना? 120 बट्टा 80। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक है हाइपरटेंशन। क्या है? तो हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का हाई होना। जब कोई व्यक्ति को देखिएगा कि किसी किसी कारण पर छोटी छोटी बातों पर एक जोर जोर से गुस्सा करता है, वो पूरा एकदम स्पीड में बोलना शुरू कर देता है, नहीं, इसका मतलब है उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, यानी ब्लड प्रेशर उसका ज्यादा है। उसका जो 120 है ना, वो 120 नहीं 140 है, 160 है, 180 है। 200-300 है क्या? नहीं, 200-300 ना है, बहुत खतरनाक है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का रक्तचाप लगातार अगर इस तरह से रहे तो उसको एक बीमारी होने की अधिक संभावना रहती है। उसका नाम है पैरालिसिस, यानी लकवा की बीमारी। अगर किसी व्यक्ति को बीपी हाई या बीपी लो का प्रॉब्लम रहे तो समझिएगा उसको लकवा की बीमारी हो सकती है, कभी भी अटैक कर सकता है, ठीक है? तो याद रखेंगे, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो हाइपरटेंशन समझ गए ना, कि हमारी जो रक्तचाप है, जो सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो जाती है? 120 के बदले 140, 160, 100। तो ऐसी स्थिति में उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि उसको कहते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर हाई। अगर वही सिस्टोलिक प्रेशर 120 के बदले हो जाए 110, 100, 108 ऐसे करके नीचे उतर जाए, यानी 100 हो जाए, 90 हो जाए, तो उसको कहते हैं बीपी लॉ, ब्लड प्रेशर का लॉ। बहुत सारी लड़कियों को ज्यादा ही देखने को मिलती है बीपी लॉ का प्रॉब्लम, जिसमें हमारी एक है छोटी सी प्यारी सी कुमकुम, उसको भी बीपी लॉ का प्रॉब्लम है, राती राती अच्छी उलट जाती है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो कहने का अर्थ है कि इसको बीपी लॉ का प्रॉब्लम है। अब कहिएगा सर, हेलो हेलो, अब कहिएगा सर, तो आप तो मेडिसिन विभाग से गुजरते हैं, आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो एकरा बचने का उपाय कुछ बताइए। हम बता देते हैं आपको। अगर आपको बीपी हाई का प्रॉब्लम है, बीपी हाई का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, बस योगा करिए। योगा का मतलब प्राणायाम। सुबह स्नान करने के बाद अनुलोम विलोम, कपाल भाती करिए तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? अब वो कैसे होता है, अगर वो देखना है तो सुबह मेरे यहाँ आ जाइएगा। हम लगभग 5:50 पर हम शुरू करते हैं और 6:10 पर खत्म करते हैं, ठीक है? तो ये इस टाइम का सुबह में हम लोग प्राणायाम करते हैं।
कैसे करते हैं वो देख लेंगे, बातें नहीं करेंगे आपस में, नो टॉक। तो समझ गए, कपाल भाती और अनुलोम विलोम, ठीक है, ये करने से आपको बीपी का प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर दूसरा, अब बीपी लो है तो क्या करें? इसका मतलब उसके शरीर में ब्लड का प्रवाह कम हो रहा है, तब प्रवाह को कम करने का कैसे बचेंगे उससे? तो इसके लिए थोड़ा सा ब्लड वाला जो है ना, ब्लड वाला कुछ खाइए, ब्लड वाला खाइए। अब किसी का खून मत खाना है, यानी कुछ आवश्यक चीजें हैं, जैसे देखिए किशमिश देख रहे हैं ना, किशमिश को फुला के खाइए, पानी में फूलने रख दीजिए, उसको खाइए। जो बेदाना होता है ना, जिसको कहते हैं हम लोग अनार, वो खाइए, ठीक है ना। तो इससे आपके शरीर में जब ब्लड रहेगा ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि बीपी लो होगा नहीं। चलिए आगे, अब हमें पढ़ना क्या है? तो हृदय घात। हृदय घात क्या है कि कभी कभी क्या होता है ना, अभी पढ़े थे हम लोग पीछे कि बीपी ब्लड प्रेशर जो है ना अचानक खूब जोर हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे, अभी पढ़े आप कि हमारे आलिंद को सहने की क्षमता है 120। कितना सहने की क्षमता? ईश्वर ने बना के भेजा इसको कि तुम जाओ 120 ठोकर खा सकते हैं। अब 120 ठोकर के बदले उसको 130 दे दिया, 40 दे दिया, बेचारा सहन कर रहा है, मजबूत है, सहन कर रहा है। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200 हो गया। लो, अब वैसे प्रेशर में ये कहता है कि भाई हमरे से बर्दाश्त ना हो रहा है, वो बेचारा फट जाता है। इसी को कहते हैं हृदय आघात। समझ रहा है ना, यानी हृदय क्या हो गया हमारा? चलिए समझ में आई बातें, यानी हमारा हृदय काम करना बंद कर देता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक हृदयाघात कैसे होता है, ठीक है। अब हृदय जब फट ही गया है तो अब उसमें कोई रहेगी नहीं, है ना। अरे हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगी? चलिए तो अब चलते हैं आगे की ओर, यानी समझ रहा है ना, हृदय में कोई तो कोई रहता है, अब कौन रहेगी वो हम नहीं जानते हैं। चलते हैं, तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।